आज की वीडियो में हम 2020 में पूछे सेट सी के प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा हुआ है। इसका पहला प्रश्न है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 180 ग्राम पर मोल is dissolved in 30 gram of water. Calculate the mole fraction of glucose. 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम पानी में घोला गया है, तो घोलने के बाद ग्लूकोज का उस विलियन में मोल फ्रैक्शन कितना है, ये हमसे पूछा है। तो इसको हल करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हम फार्मूला यूज करते हैं। ओके, so mole fraction can be defined as it is the ratio of moles of one component to the moles of all component। ठीक, अर्थात किसी विलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा समस्त घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम उसका मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक है, चूंकि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है ग्लूकोज और एक है वाटर। ग्लूकोज 2.82 ग्राम है, इसलिए हम इसको कंपोनेंट बी अर्थात सॉल्यूट लेंगे और इसको ए सॉल्वेंट लेंगे। ठीक, अब कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बी क्वेश्चन मार्क। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमने डिफाइन किया, तो एज पर द डेफिनेशन ये हमारा एक फार्मूला आ गया एक्स ए के लिए और एक्स बी के लिए, क्योंकि हमको कैलकुलेट एक्स बी करना है। यदि हम एक्स बी निकाल लेते हैं तो एक्स ए निकल जाएगा, क्यों कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, चाहे जितना भी कंपोनेंट रहे टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ठीक, तो एक्स बी निकालने के बाद एक्स से निकालेंगे तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी करके हम एक्स से निकालेंगे, क्योंकि यहां पर हमको सिर्फ एक्स बी निकालना है। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक्स बी के लिए बी के मोल बटे टोटल मोल, दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन बी के लिए। अब मोल कैसे निकालते हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से मोल निकल गया, वेट हमको दिया है 2.82 और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया क्वेश्चन में 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना मोल आ गया बी के लिए। सिमिलरली ए के लिए वेट दिया है ए का और उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है वाटर के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1.6 इतना मोल। ठीक, अब यहां पर एक्स भी निकालना है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो टोटल मोल हो जाएगा, तो यहां पर टोटल हो गया ये एक्स बी बराबर एन बी का वैल्यू ये, उसके बाद एन ए प्लस एन बी, तो एन ए का वैल्यू ये रहा 1.67 और एन बी का वैल्यू, दोनों को ऐड करके कितना जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एक्स बी बराबर 0.009। क्योंकि ये अनुपात है मोलों का, तो मोल और मोल कैंसिल आउट हो गया, इसलिए कोई भी इसका यूनिट नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं 2020 सेट सी का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय एक्सप्रेशन हमको दीजिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है,
तो राउल्ट का जो नियम है वो वेपर प्रेशर से संबंधित है। तो सबसे पहले हमको वेपर प्रेशर जानना होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, अर्थात उसमें सॉल्यूट कितने हैं, कितने सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by the volatile component over the surface of the system, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब उसके वेपर प्रेशर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? प्योर सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, आइदर इट इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब इसी के बीच में रिलेशन को स्टडी किया, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। किसने? फ्रेंच केमिस्ट एफ मेरी राउल्ट ने 1886 में। इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो नियम दिया उसको राउल्ट्स लॉ कहा गया। अब चूंकि हमारा सॉल्यूशन दो तरीके से है, यहां पर हो सकता है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, या तो एक वोलेटाइल हो दूसरा एक नॉन वोलेटाइल। तब केस 1 देखेंगे। इफ सॉल्यूट इज वोलेटाइल, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब उसमें सॉल्यूट जो डाला गया है वो भी क्या है? वोलेटाइल। तो क्या होगा? वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्लियर? In a binary solution of two volatile liquid in a closed vessel, both the component get evaporated. अब एक पात्र है, इस पात्र में कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, इसको हम हीट करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बनेगा, इसका भी वेपर प्रेशर बनेगा। दोनों को मिक्स करेंगे तो भी इसका अपना अपना अलग अलग क्या बनेगा? वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो बन रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? कि कितना उसका उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी चीज को डिफाइन किया राउल्ट्स ने। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। दिए गए ताप पर उस विलयन में उपस्थित वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, ये बोल रहा है। ओके, in a solution of two miscible volatile liquid A and B, the partial pressure PA of liquid B is of liquid A is proportional to its mole fraction XA, and partial vapor pressure PB of liquid B is directly proportional to its mole fraction X। अतः हम लिख सकते हैं क्या? कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कि आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां ऐसे लिखना था, पी ए बराबर के एक्स से, ये इक्वेशन 1 होगा, और ये हो जाएगा पी बी बराबर के एक्स बी, जहां पर के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यदि एक्स ए बराबर 1 हो तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसकी जगह में हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो पी ए बराबर के हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए करेंगे तो पी ए बराबर पी बी बराबर के हो जाएगा। अब क्योंकि प्योर मान रहे हैं तो जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो प्योर अवस्था में उसी का वही उसका वेपर प्रेशर होगा, अर्थात पी नॉट ए होगा। और बी के लिए, कंपोनेंट बी के लिए पी नॉट बी होगा। अब पी ए बराबर पी नॉट ए लिख रहे हैं, इसको हम ऊपर रखेंगे इस वाले फार्मूला में, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। मतलब यहां पर हम जो लिख के रखे थे, पी ए बराबर के एक्स ए,
तो K बराबर क्या हो गया, P नॉट ए हो गया। तो उसी को यहां पर रख दिया, क्या PA बराबर P नॉट ए और एक से पहले से। सिमिलरली कंपोनेंट B के लिए ऐसा हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द पार्शियल प्रेशर, द टोटल pressure of the two component A and B over solution in closed container will be, तो टोटल वेपर प्रेशर इस तरीके से हो जाएगा P टोटल बराबर PA प्लस PB। मतलब A का कितना पार्शियल प्रेशर है, B का कितना पार्शियल प्रेशर है, दोनों वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, तो P टोटल। क्योंकि A के लिए हमने ये बताया, B के लिए ये बताया, तो दो इसके जगह इनको रख दिया गया, दोनों को ऐड किया गया। अब हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी अर्थात टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहां से हम एक्स ए निकालना चाहे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब एक्स ए की जगह में इतना हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो P बराबर टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर बराबर P नॉट ए, एक्स ए की जगह में 1 माइनस एक्स बी रख दिया, फिर P नॉट बी एक्स बी। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो P नॉट ए का 1 के साथ करेंगे तो उतना ही आएगा, माइनस का माइनस इसके साथ करेंगे इतना आएगा। ठीक, अब जो सेम टर्म है उसको एक क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, तो हमको इक्वेशन 5 मिला। सिमिलरली एक्स बी बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस एक्स ए रखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा, जहां P नॉट ए एंड P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट है, जो कि हमको क्या क्या जानकारी देता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन, मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर भी क्या होते जाएगा, लिनियरली बढ़ते जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहां पर ब्रोकन लाइन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर को दिखाया है, और जो सॉलिड लाइन है वो दोनों के योग को दिखाया, टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? क्योंकि हमको केस नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने एक को एक्सप्लेन किया। आप केस बी भी बता सकते हो, यदि एक वोलेटाइल हो एक नॉन वोलेटाइल हो, तो सिर्फ वोलेटाइल के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका वेपर प्रेशर। तो ये केस बी के लिए, ए वाला एक टर्म ओमिट हो जाएगा। क्लियर?